एक ही गांव में इतने करीब होते हुए भी मीलों के फासले पर थे। इतने सालों बाद बाप के शफकत भरे हाथ का लम्स सर पर महसूस करके हलीमा बेगम फूट फूट कर रो पड़ी, जिन्हें बामुश्किल चुप करवाया गया था। शाह हवेली के लाउंज में दायरे की सूरत में सेट किए गए सोफे पर एक जानिब हलीमा और समरीन बेगम बैठी थी, जिनके दाएं जानिब सिंगल सोफे पर बहराम शाह नीले रंग के शलवार कुर्ते में सिया अजरक कंधों पर फैलाए टांग पर टांग रखे बैठा हुआ था, जबकि दूसरी जानिब वली खान के साथ अरमगान खान सफेद शलवार कुर्ता पहने ब्राउन रंग की अजरक कंधों पर फैलाए दाएं हाथ में मोबाइल थामे और बाएं हाथ की मुट्ठी बनाकर होंठों पर रखे बैठा था। खान हवेली से वली खान के साथ कोई औरत नहीं आई थी। इनमें रिवाज था कि रिश्ते की बात पक्की करने या शादी की तारीख रखने घर के बड़े मर्द हजरात जाते थे। ये रस्म कई सालों से चली आ रही थी और वली खान की मौजूदगी में अभी तक इसमें रद्दोबदल नहीं किया गया था। मगर रिश्ता तय होने से पहले लड़की को देखने के लिए एक खातून साथ आती थी। खातून का काम लड़की पसंद करना होता था, बाकी के मामलात मर्द ही आपस में देखते थे। माजी की यादें जहां खुशी का बाइस बनती हैं, वहीं बहुत से जख्मों को भी हरा कर देती हैं। जो भी हुआ उस पर अफसोस या दुख का इजहार ही किया जा सकता है। इसके अलावा ना हम माजी को बदल सकते हैं और ना ही जाने वालों को वापस लाया जा सकता है। आज तक ये बात मेरी समझ से बालातर है कि शेर खान और हिदायत शाह के दरमियान ऐसा भी क्या हुआ कि एक दूसरे पर जान देने वाले इस मोड़ पर आ गए कि भाइयों जैसे यार को अपने हाथों से कत्ल करने पर मजबूर हो गए। खैर, जो अल्लाह को मंजूर। मरने वाले ये राज भी साथ ही ले गए। हम क्या कर सकते हैं? इसीलिए मैंने फैसला किया है, बहुत हो गई ये दुश्मनी, अब ये खून खराबा बंद किया जाए। जितना जुरखाम खान मुझे अजीज है, उस कदर ही हदाइक शाह मेरे लिए अहमियत रखता है। मैं नहीं चाहता कि मेरा पोता और नवासा एक दूसरे की जान के दुश्मन बने। इसीलिए मैंने इनके पांव से नफरत और दुश्मनी की जंजीरों को तोड़कर इन्हें शादी जैसे पाक रिश्ते में बांधने का फैसला किया है। रिश्ते मजबूत होंगे, एक दूसरे के करीब रहकर एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे, तो ये रंजिशें भी खत्म हो जाएंगी। अब वक्त जाया किए बगैर इस महीने की कोई तारीख हमें दो, ताकि हम जल्द अज जल्द अपनी बेटियों को अपने घर ले जाएं। वली खान के बारोब ठहरे लहजे में की गई बात पर समरीन बेगम और हलीमा बेगम को चुप ही लग गई। वो जो दोनों सोचे बैठी थी कि वो गिले शिकवे करेंगी, थोड़ा वक्त मांगेंगी, मगर वली खान के संजीदा चेहरे को देख दोनों की जबान तालू से चिपक चुकी थी। आपकी बात बजा है दाजी, मगर क्या गारंटी है कि मेरी बहनों को इस घर में वही इज्जत और मान दिया जाएगा जो खान खानदान की दूसरी बहुओं को दिया जाता है? क्या गारंटी है कि वो दोनों वहां खुश रहेंगी? जुरखाम या आइस का सलूक उनके साथ ठीक होगा। दोनों मुझसे या हदाइक से किसी भी लड़ाई की बिना पर अकीदत और हुरिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमारे सरों पर बाप नहीं है दाजी, वरना मैं ये बात आपसे कभी ना करता। बहन बेटियों की जिंदगी का सवाल हो तो ऐसे वसवसे दिल में डेरा जमा लेते हैं। मेरी बहनें कमजोर या बेबस नहीं है कि अपने हक के लिए आवाज ना उठा सके, मगर मैं फिर भी आपके मुंह से सुनकर इत्मीनान करना चाहता हूँ। आप बड़े हैं, इतनी दुश्मनी के बावजूद भी शादी की बात कर रहे हैं, तो आपने कुछ सोचा ही होगा ना। बुजुर्गों की तो दूर अंदेशी भी मुस्तकबिल का पता देती है। आपने भी तो कुछ देखकर ही ये फैसला किया होगा। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि इस दुश्मनी को खत्म करने के लिए मैं अपनी बहनों को ढाल बनाऊं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में हो कि इसका अंजाम की सूरत हमें पछताना पड़े। अपनी कोहनियां घुटनों पर रखकर आगे को झुकते संजीदा चेहरे मगर मुस्कुराती आंखों से इस्तफसार किया तो दाजी का कहका बेसाख्ता था। ठीक समझे हो बड़खुद्दार, मेरी दूर अंदेशी मुस्तकबिल देख चुकी है, मगर मैं मुस्तकबिल के अलावा तुम्हें हाल का छुपा हुआ राज बताता हूँ। मेरे दोनों पोते बहुत मोहब्बत करते हैं तुम्हारी बहनों से। मैं ये फैसला ना लेता तो वो शायद सारी जिंदगी खुद से ना कहते, मगर ना वो खुद कभी और किसी के होते, ना इन बच्चियों को किसी और का होने देते। हमने दुनिया देखी है और ये हमारे ही हाथों में पलकर बड़े होने वाले समझते हैं कि हमसे छुपा लेंगे। रही बात पछताने की तो तुम बेफिक्र हो जाओ,
बहराम शाह मेरे पोते दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारी बहनों के कदमों में लाकर ढेर कर देंगे। अगर मैं ना भी रहूं, तुम जब भी अपनी बहनों को खुश देखकर मुझे याद जरूर करोगे। वली खान ने मदम कहका लगाकर कहा। बहराम शाह के मूंछों तले अनाबी होठों पर तबस्सुम बिखर गया, जबकि हलीमा बेगम ने अपनी नम होती आंखों को दुपट्टे के पल्लू से साफ करके मुलाजमा को खाना लाने का इशारा किया। अल्लाह आपको सलामत रखे, और मेरी दुआ है कि आप खुद उन्हें एक साथ खुश देखकर मुझसे कहें कि देखो बहराम शाह, मैंने कहा था ना, और आज देख लो मेरा फैसला किस कदर सच साबित हुआ है। बहराम शाह ने सोफे की पुश्त से सर टिकाते मसरूर लहजे में कहकर एक नजर लाउंज में नजर घुमाते अरमगान खान को देखा, जो जब से आया था बेचैन नजर आ रहा था। अपनी दाएं टांग को मुसलसल हिलाता इर्द गिर्द मुतलाशी निगाहों को घुमा रहा था। आप लोग बातें करें, मैं जरा अरमगान खान को हवेली दिखाकर लाता हूं। बहराम शाह के संजीदा लहजे पर अरमगान खान ने गड़बड़ा कर उसे देखा। अभी वो कोई बहाना बना पाता, उससे पहले ही बहराम उसे बाजू से थाम कर ड्राइंग रूम से निकलता लाउंज से गुजरकर हवेली की राहदारियों से होता हवेली के अंदरूनी हिस्से से निकलकर बैक साइड पर बने ग्रीन हाउस में दाखिल हुआ, जहां ऑफ वाइट कलर के 3 सिंगल सोफे, जिन पर लाइट पैरेट और ऑरेंज कॉम्बिनेशन के कुशन्स पड़े थे। सोफे के दरमियान ऑफ वाइट ही टेबल मौजूद था। टेबल पर रखे वास में ग्रीन हाउस में लगे खूबसूरत फूलों को तोड़कर सजाया गया था, जबकि दाएं जानिब बैलों से छुपी दीवार के आगे रंग बरंगे पिंजरों में खूबसूरत तोते कैद थे, जबकि दरमियान में दायरे की शक्ल का बना फाउंटेन उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा था। नजरें फाउंटेन से होती सामने बने बड़े पिंजरे पर गई, जहां शेर अपनी फैमिली के साथ बैठा घूर कर अरमगान खान को देख रहा था। ऐसा क्या हो गया था अरमगान खान, जिसे तुम इतनी बेचैनी से तलाश रहे थे? बहराम शाह के हाथ को अपने कंधे पर महसूस करके अरमगान खान ने संजीदा नजरों से बहराम शाह को देखा। अभी ऐसा वक्त नहीं आया कि अरमगान खान से उसका कुछ खो जाए। अगर कभी ऐसा हुआ भी बहराम लाला, तो तब मैं हाथ पर हाथ धरे बैठूंगा नहीं, बल्कि पूरी दुनिया उलट कर रख दूंगा। वैसे तो ऐसी नौबत कभी आएगी नहीं कि अरमगान खान से कुछ खो जाए, क्योंकि अरमगान खान अपनी चीजों और लोगों की हिफाजत करना बहुत अच्छे से जानता है। संजीदा लहजे में कहकर बहराम का हाथ अपने कंधे से हटाकर सोफे पर जाकर बैठ गया। इम्प्रेसिव। मुझे तो लगा था सिर्फ जुरखाम खान में ही इतना हौसला है कि दुश्मन के इलाके में उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे ललकार सके, मगर छोटे लड़के तुम भी कम नहीं। अरमगान खान के सामने बैठते मुस्कुरा कर कहा तो अरमगान के होठों पर भी तबस्सुम बिखर गया। बंदे का जिगरा मजबूत होना चाहिए, फिर क्या दुश्मन का इलाका, क्या सरहद। अरमगान खान ने सर झटक कर कंधे उचका कर कहा तो बहराम शाह ने समझने के अंदाज में सर हिलाया। वैसे भी आप कौन सा अब से दुश्मन रहेंगे? मेरे भाई के होने वाले साला जी हैं, मेरी भाभीयों के भाई, और वैसे भी उम्र में बड़े। आपकी इज्जत तो मुझ पर फर्ज है, मगर इज्जत तब जब तक आप मेरे भाभीयों के भाई और मेरे भाइयों का साले बनकर रहेंगे। मगर कभी जो आपने सालागिरी करके कोई चाल चलने की कोशिश की, तो याद रखिएगा मैं तो फाड़िक बंदा हूँ, और अपने फाड़िक वक्त में लोगों के दिमाग सेट और हालत खराब करने का शौक, और फिर शौक का तो कोई मोल नहीं होता, और वैसे भी मोल डालना खान की शान के खिलाफ है। कुर्ते की जेब से बबल निकालकर एक बहराम की तरफ उछालते और एक अपने मुंह में डालते, चेहरे पर मानी खेज मुस्कुराहट लिए आंख दबाकर कहा तो अरमगान खान की इस हरकत पर बहराम शाह का दिलकश कहकर ठंडी पुरसुकून फिजा में गूंजा। तुम भी जब तक मेरी बहनों के अच्छे देवर बनकर रहोगे और तुम्हारे भाई अच्छे शौहर, तब तक तुम भी मेरे छोटे भाइयों जैसे हो, वरना दूसरी सूरत में बंदा सेट करना क्या, उसके अंचर पंचर को तरोड़ मरोड़ कर अपनी मर्जी की शक्ल में ढालना भी अच्छे से जानता हूँ। और रही मोल की बात, तो मेरी बहनें बहुत अनमोल है, इनका बेमोल होना बहराम शाह को किसी सूरत कबूल नहीं। अगर उनके साथ किसी भी तरह का बुरा सलूक हुआ तो ऐसा मोल डालूंगा कि रद्दी के भाव भी कोई नहीं खरीदेगा। समझ आई छोटे खान? सर्दो सपाट लहजे में जवाब देते उठकर अरमगान खान के करीब होकर अपने दाएं हाथ से अरमगान खान के बाल बिगाड़े
تو ارمغان نے بہرام شاہ کے طنز کے تیر ڈبو ڈبو کر مارنے پر گہری سانس فضا کے سپرد کر کے سر اسبات میں ہلایا۔ آپ بھائی ہیں، اپنے گھر کی عزت اور آنگن کی رونق دے رہے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا، مگر وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ میرے ہوتے آپ کی بہنوں پر آنچ بھی نہیں آئے گی۔ جس عزت سے لے کر جائیں گے اسی عزت سے رکھیں گے بھی۔ یہ خان کی زبان ہے، اور خان جان سے تو جا سکتا ہے، اپنی زبان سے نہیں۔ سنجیدہ لہجے میں کہتے قدم پنجرے کی جانب بڑھا کر گھٹنوں کے بل پنجرے کے آگے بیٹھ گیا۔ بس یہی تسلی چاہیے تھی، تم یہی کر دینا، باقی ان میاں بیوی کے اپنے جو بھی مسائل ہوتے ہیں وہ خود ہی نمٹ لیں گے، ورنہ تم لوگوں کے داجی اور ہماری مائیں بیٹھی ہیں نا کان کھینچنے کو۔ ارمغان کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھتے پنجرے میں بنی لوہے کی سلاخوں سے ہاتھ اندر کر کے شیر کے سر پر ہاتھ پھیرتے جواب دیا تو ارمغان خان نے سر اسبات میں ہلایا۔ کچھ سال پہلے شکار کے لیے گیا تھا تو یہ زخمی حالت میں ملا، تب واپسی کے لیے نکل رہا تھا تو میں اسے بھی ساتھ لے آیا، پھر ہوریا اور سلوا کے کہنے پر اسے یہیں رکھ لیا۔ تھوڑا ٹھیک ہوا تو انہیں شیر کے بچے چاہیے تھے، پھر بچوں کے چکر میں شیر کے لیے بیوی بھی لانی پڑی، اور اب بچے بھی آ گئے رونق لگانے۔ بہرام شاہ کے بتانے پر سلوا شاہ کے ذکر پر ارمغان کا دل بے ساختہ دھڑکا، محض سر ہلانے پر اکتفا کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چلے پھر بعد میں ہوتی ہے ملاقات، عصر کا وقت بھی ہو گیا ہے۔ داجی گھر نماز نہیں پڑھتے، اگر وقت گزر گیا تو میری شامت آ جانی ہے۔ گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے کہا تو بہرام شاہ نے بھی قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ میں بھی مسجد کے لیے ہی نکل رہا ہوں، 5 منٹ انتظار کرنا، میں آتا ہوں۔ ارمغان خان کو ڈرائنگ روم کے دروازے کے باہر چھوڑتے کہا تو اس نے سر ہلا کر اندر داخل ہو گیا، جبکہ بہرام موبائل پر کسی کو کال ملاتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جی کہیں ماں جی، کیا کہنا تھا آپ نے؟ پلوشا نے سر پر لیے دوپٹے کو ٹھیک کرتے نرم لہجے میں پوچھا تو مقدس بیگم نے بغور اپنی بیٹی کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ موٹی نیلی آنکھیں، چھوٹی سی ناک، بڑے بڑے گلابی گال، گلاب کی پنکھڑیوں جیسے چھوٹے سے نرم ہونٹ، خوبصورت پٹھانی نقوش والے چہرے کے گرد جھولتی چاکلیٹ براؤن بالوں کی آوارہ لٹیں جو چاند سے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ چہرے کی معصومیت اور آنکھوں کی چمک دیکھ انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ وہ کسی اور دنیا کی شہزادی تو نہیں جو راستہ بھٹک کر یہاں آ گئی ہے۔ کبھی کبھی تو مقدس بیگم کو بھی شک گزرتا تھا کہ ان کی بیٹی اس قدر معصوم اور بے وقوف کیسے ہو سکتی ہے۔ انہیں نہ زرخام خان سے محبت تھی، نہ ہی پلوشہ خان سے، انہیں صرف عیش و عشرت والی زندگی سے محبت تھی۔ اس دولت اور شان و شوکت کی ہوس تھی۔ اولاد ہونے کے باوجود، خوبصورت بیوی ہونے کے باوجود ان کے شوہر نے دوسری شادی کر لی، اور یہی بات ان کے دل میں اپنے بچوں کے لیے نفرت پیدا کر گئی، جس کا اظہار کبھی انہوں نے لفظوں سے تو نہیں کیا، مگر ہر وہ چال چلی جس سے وہ اپنے شوہر کی بے وفائی کا بدلہ اس کی اولاد سے لے سکے، اور آخر میں یہ ساری دولت ان کے ہاتھ میں آ جائے۔ یہاں بیٹھو اور میری بات غور سے سنو، پلوشے کا ہاتھ تھام کر بیڈ پر اپنے قریب بٹھاتے ہوئے کہا۔ پلوشے نے نا سمجھی کی کیفیت میں مقدس بیگم کو دیکھا۔ تم جانتی تو ہو کہ تمہارے دادا آج تمہارے بھائیوں کی شادی کی تاریخ لینے گئے ہیں۔ مقدس بیگم کے تمہید باندھنے پر پلوشا نے اپنی موٹی موٹی آنکھوں میں نہ سمجھی لیے انہیں دیکھا۔ میں اس رشتے کے خلاف نہیں تھی، اور تم بھی جانتی ہو کہ یہ خان دشمنی میں کس حد تک جا سکتے ہیں۔ میں یہ شادی دشمنیاں ختم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہدایت شاہ کی بہنوں سے بدلہ لینے کے لیے کی گئی ہے۔ انہیں یہاں لا کر ان پر ظلم کرنے کے لیے، شاہوں کی عزتوں کو روننے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں۔ ورنہ تم بتاؤ، جتنا تمہارا لالا نفرت کرتا تھا عقیدت سے، وہ کیوں اتنی آسانی سے مان گیا؟ میرے انکار کی وجہ بھی یہی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ ان معصوم بچیوں کے ساتھ کوئی ظلم ہو، مگر یہاں مجھے سمجھتا ہی کون ہے؟ مگرمچھ کے آنسو بہاتے پلوشا خان کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں تمسخر سے دیکھتے کہا تو پلوشا خان کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا۔ نہیں ماں جی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، لالا نے خود رضامندی دی، میرے سامنے بھی ہاں کہا، وہ خوش ہیں۔ پلوشا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اپنی بات کہے۔ اس نے اپنے بھائی کی آنکھوں میں محبت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کو دیکھا تھا۔ ہاں،
वो अकीदत से नफरत का इजहार करता था, मगर ना उसके लफ्जों में हकारत होती थी, ना आंखों में, और ना ही वो किसी और के मुंह से अकीदत के खिलाफ एक लफ्ज सुनता था। वो तो अकीदत का नाम किसी और के मुंह से सुनकर मरने मारने पर आ जाता था। वो ऐसा कैसे कर सकता था? तुम बहुत भोली हो, ये सब चाल है, वरना तुम भी तो हदाइक शाह की मंग हो। तुम्हारी शादी की बात क्यों नहीं की उन सब ने? जाल बुना है अकीदत हुरिया को बिया कर लाने के बाद हदाइक शाह को मरवाने का। अगर उसने तुम्हारा नाम भी लिया तो तुम्हारे भाई उसे चीर कर रख देंगे। इसीलिए तो हदाइक के आने से पहले शादी कर रहे हैं ना, उससे राब्ता हो रहा है। और उन लोगों को बहाना मिल गया, उसकी लाइल्मी में बहनों की शादी और तुम्हारा नाम लेने पर हदाइक शाह का कत्ल। मुकद्दस बेगम के एक एक लफ्ज पर पलवशे को अपनी जान निकलती महसूस हो रही थी। आंसू लड़ियों की मानंद रुखसार पर बह रहे थे। नीली आंखों में सुर्खी माइल होने लगी, होंठ बुढ़ी से तरह से कुचलने की सूरत में फड़फड़ाने लगे थे। नहीं माँ, प्लीज रोक ले लाला को, ना मारे मेरे हदाइक को। वो तो मुझे भूल भी गए होंगे, मैं तो याद भी नहीं होंगी। वो नहीं लेंगे मेरा नाम, बस लाला को रोक दे। बेड से नीचे उतरकर मुकद्दस बेगम के कदमों में बैठते हिचकियों से रोते हुए इल्तिजाया लहजे में कहा था। मुकद्दस बेगम के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट रेंग गई। हाँ मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ माँ होकर कैसे बेटी के दिल के हाल से नावाकिफ हो सकती हूँ, मगर ये सब बहुत जालिम है। हदाइक शाह बाहर रहने वाला मर्द है। बाहर वाले मर्द जितने अय्याश बाहर होते हैं, उतने ही गैरतमंद अपने घर की चार दीवारी में बनते हैं। अपनी मंग या अपने नाम से जुड़ी औरत को मार तो सकते हैं, मगर छोड़ नहीं सकते। वो तुम्हारा मुतालबा जरूर करेगा। अगर तुम सच में हदाइक शाह को चाहती हो, उसकी जिंदगी बचाना चाहती हो, तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूंगी। अपनी जबान पर कायम रहना होगा, फिर ना हदाइक शाह तुम्हें मांग सकेगा और ना तुम्हारे लाला लोग उसे कुछ कह सकेंगे। बोलो, मानोगी ना मेरी बात, अपने हदाइक शाह को बचाने के लिए? लहजे में हमदर्दी समोए पलवशा खान की दुखती रग पर हाथ रखा तो वो बेचारी फड़फड़ा भी ना सकी। सिसकियों से रोते सर अजबात में हिलाया तो मुकद्दस बेगम के होंठों पर जहरखंद मुस्कुराहट रेंग गई। पलवशा खान को अपने गले से लगाए उसके कानों में अपने अल्फाज का सूर फूंकना शुरू किया तो पलवशे का दिल किया कि उससे पहले इसकी सांसों की डोरी टूट जाए। जिस शख्स को देखा ना था, जाना था, बस बेपनाह बगैर किसी गर्ज के चाहा था, जिसके साथ के ख्वाब दिन रात देखे। हाँ, ये सच था कि पलवशा खान की मासूम मोहब्बत उसके ख्वाबों की दुनिया में ही दम तोड़ने वाली थी। उसे हदाइक शाह के साथ हकीकत का रूप नहीं देने वाले थे। पलवशा खान की मासूम मोहब्बत ख्वाबों की भूल भुलैयों में भटकती, हकीकत का रास्ता तलाश करती, वहीं थक हार कर दम तोड़ने वाली थी। नाइट क्लब में तेज म्यूजिक की आवाज गूंज रही थी। रंग बरंगी लाइट्स, माहौल में फैली दिल फरेब खुशबू फिजा को फजूखेज बना रही थी। वहां मौजूद जवान लड़के और लड़कियां नशे में चूर बहके कदमों से दरमियान में बने स्टेज पर डांस करने में मसरूफ थे। वहां मौजूद अमीर माँ बाप के पैसों पर पलने वाले नौजवान अपने माँ बाप की दौलत और इज्जत लुटाने में मसरूफ थे। कुछ अमीर ज़ादे बिजनेस और शोबिस की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले अपनी अय्याशी में मसरूफ थे। काउंटर के दाएं जानिब ऊपर जाती सीढ़ियों के करीब कोने में मौजूद सोफे पर एक शख्स सपाट चेहरा लिए इन जगमगाती रोशनियों में नजर आते चेहरों को देख रहा था। हम यहाँ एंजॉय करने आए थे शाह, और तुम हमेशा की तरह यूं अकेले बैठे हो। डेट्स नॉट फेयर यार, तुम हर बार आ तो जाते हो, मगर हम सबके साथ होते हुए भी रहते तन्हा ही हो। शहबाज लाशारी ने सर झटकते शराब का ग्लास होठों से लगाते हुए कहा तो सोफे की पुष्ट पर अपने दोनों हाथ टिकाए, मस्टर्ड कलर की शर्ट पर ब्राउन पैंट और ब्राउन ही लॉन्ग कोट पहने, अपनी गहरी रात सी पुरस्रार सिया आंखों में वहशत ली सामने मौजूद शख्स को नागवार नजरों से देखा। तुम्हें पता है इंसान सबसे ज्यादा आजाद कहाँ होता है? बालाज शाह के सर्दो सपाट लहजे पर शहबाज लाशारी ने पुरसोच लहजे में उसे देखा। अपने मुल्क में या अपने घर में? कंधे उचकाकर जवाब दिया तो बालाज शाह के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट रेंग गई। नहीं, इंसान सबसे ज्यादा आजाद अपनी तन्हाई में होता है। तन्हाई से ज्यादा आजादी इंसान को कहीं नहीं मिल सकती।
तन्हाई आपको अपने असल से मिलवा देती है। कोई नेक अमाल वाला बंदा हो तो उसे रब से मिलवा देती है। हम तो ठहरे गुनहगार, आज तक सिर्फ खुद से ही मिल सके हैं। तन्हाई आप पर आगाही के दर खोल देती है। आप वो भी जानने लगते हैं जो कभी सोचा भी नहीं होता। आपको अपनी पसंद में ढाल सकते हैं। तन्हाई आपके अंदर मौजूद सब डर वसवसों को निकाल फेंकती है। तन्हाई में किसी को खो जाने का डर नहीं होता। आप होते हैं और आपके साथ आपकी तन्हाई, जो आपकी पाबंद होती है, आपकी मर्जी के बगैर आपको छोड़ नहीं सकती। ठहरे लेजे में कहते लाइटर के शोले जलाकर होठों में सिगार रखकर सुलगाया तो शहबाज लाशारी के होठों पर मुस्कुराहट रेंग दी। बातें बहुत गहरी करते हो और इसी गहराई से दिलों में उतर जाते। इसीलिए ये दिल कमीना कुत्तों वाली करवा कर भी तुम्हारे साथ रहने पर मजबूर करता है। बालाज शाह के पीछे तेज तेज कदम लेते पार्किंग में दाखिल होते हुए कहा तो बालाज शाह ने तासुफ से अपना सर हिलाया। एक्सक्यूज मी, इज इट बहराम शाह? ओ माय गुडनेस, मैं कब से आपसे मिलना चाहती थी। शराब से धुत लड़खड़ाते कदमों से अपनी जानिब आती लड़की को देख बालाज शाह ने नागवाड़ी से नजरों को फेरा। और दोनों भाई जुड़वा ना होने के बावजूद भी इस कदर मुशाबियत रखते थे कि अगर कोई पहली बार देखता तो उन्हें जुड़वा ही समझता। इसीलिए कभी जो बालाज शाह की मीटिंग होती तो बहराम शाह उसकी जगह चला जाता तो पहली दूसरी बार मिलने वाले उसे पहचान ना पाते। तुम उसे यहाँ से हटाने वाले हो या मैं उठाकर किसी गाड़ी के नीचे फेंक दूं? लड़की की नाजेबा ड्रेसिंग देखकर बालाज शाह का मीटर पल में घूमा था। फंकारते हुए अपने पीछे खड़े शहबाज लाशारी को कहा तो बेचारा हड़बड़ा कर आगे बढ़ा, मगर इससे पहले ही वो लड़की डगमगाते हुए बालाज शाह के करीब आते उसका कोट मुट्ठी में दबोच चुकी थी। इतना ढूंढा मैंने मगर कहीं नहीं मिले। एक झलक देखी और तब अभी वो लड़की बात मुकम्मल करती कि बालाज शाह ने उसकी गर्दन दबोचकर उसे खुद से फासले पर किया। बहराम शाह नहीं, बेरहम शाह हूं मैं। अब अगर मेरे करीब आने की गलती की, टुकड़े करके कुत्तों के आगे डाल दूंगा। हद में रहो। अगर मेरा मीटर घूम गया ना, तुम्हारे मुल्क की सरहद पर कब्र खोद कर जिंदा दफन कर दूंगा। एक ही झटके में खुद से दूर धकेलते गुर्रा कर कहा। एक खूनख्वार नजर शहबाज लाशारी के चेहरे पर डाल एक गलत निगाह भी उस लड़की के तरफ देखे बगैर वहां से निकलता चला गया।